Assalamu alaikum. Welcome to another live session of SST Test Preparation 2025. हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हैं टेक्स्ट बुक हमने स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। सो हम इसी तरह एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन बायोलॉजी जो है इसकी लाइव सेशन में हम उसकी वीडियोस देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप जो है स्टार्ट बुक जो है वो स्टार्ट कर लें फ्रॉम 9 to 12। सो आज की इस लाइव सेशन में हम बायोलॉजी का जो टेक्स्ट बुक है वो हम स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक जो है क्योंकि बायोलॉजी के 40% जो है एसएसटी टेस्ट में इंक्लूडेड है, तो अगर आपके बायो से के एमसीक्यूज जो हैं वो आपके कवर अप हो जाए, यानी अगर क्योंकि वो एमसीक्यूज जो हैं वो इन्हीं 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बुक से ही यही एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट होते हैं। सो इसी लिए हम आज से जो हम सीरीज़ स्टार्ट करें हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि 5 पेजेस या 10 पेजेस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हैं हम देखेंगे कि कितने टॉपिक्स हम एक वीडियो में कवर कर सकते हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि एसएसटी टेस्ट से पहले पहले हम जितने भी बुक्स हैं या जितने बुक्स में हम जितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं वो हम करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी बताते जाएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कौन से जो है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आपको ये बुक हार्ड फॉर्म में चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता दें। ये बुक जो है हार्ड फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर ये वीडियो जो है अगर आप लाइव सेशन ले रहे हों, हमारी लाइव सीरीज़ हमारे साथ कनेक्टेड हो, तो फिर अगर हार्ड फॉर्म में ये बुक आपके पास होगी तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, यानी हम साथ साथ में बताते जाएंगे और आप साथ साथ में कवर अप करते जाएंगे। सो ऐसे जो है डेली अगर हम 10 पेजेस कवर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा मैक्सिममली एमसीक्यूज जो हैं वो कवर अप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू इट्स डिफरेंट ब्रांचेस एंड बेसिक टर्म्स जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें हम बायो की डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा इसके डिवीजन और ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे एंड वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इसके अलावा कुरान की आयत जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम रिवील करेंगे स्टडी ऑफ लाइफ एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टॉपिक्स जो है हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन है कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। फर्स्ट लाइन में बायो की डिफिनीशन है कि बायो हम किसे कहते हैं। बायो एक नेचुरल साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइफ को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म हिच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप साइज कॉम्पोजिशन। सो ये हमें नॉलेज देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे कि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन वो हमें दे देते। तो बायो के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है। बायो में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप के बारे में, साइज़ के बारे में और कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंड हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हो, तो वो सारे हम स्टडी करते हैं बायो में। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज, बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स थॉट और रीजनिंग। सो बायो के बारे में बायो में हम क्या पढ़ते हैं, बायो डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। सो ये ग्रीक वर्ड, ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो का वर्ड जो है वो ग्रीक है या लैटिन है। सो बायो का मतलब है लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी या थॉट और रीजनिंग। दिस बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, तो इसमें हम स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में। अभी लाइफ क्या है, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी डिफाइंड थ्रू फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी डाइजेशन है, अगर हम लाइफ को ऐसे हम प्रॉपरली इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस हम जो है अगर डिफरेंट प्रोसेस के बेस पर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे डाइजेशन जो है ये लाइफ है, मूवमेंट है, लाइफ में एक्सक्रीशन है, रिस्पायरेशन है, ग्रोथ है, इरिटेबिलिटी है, मेटाबॉलिज्म है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये लाइफ का पार्ट है एंड बिकॉज ऑफ दीज ऑल प्रोसेसेस लाइफ इज़ पॉसिबल। डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को 3 मेन डिवीजन में जो है इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज zoology, देन बॉटनी, देन माइक्रोबायोलॉजी। zoology, the word zoology is derived from a Greek language. Zoo means animals. बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत डाइवर्स हैं, तो इसी वजह से इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट ने इन्हें 3 डिविजन्स में क्लासीफाई किया हुआ है। एक है zoology, एक है बॉटनी, एक है माइक्रोबायोलॉजी। zoology, जो लोग zoologist होते हैं, zoology उन्होंने पढ़ी होती है,
तो ज़ूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जस्ट एनिमल्स के बारे में। जितने भी एनिमल्स हैं उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने एनिमल्स को किस कैटेगरी में रखा हुआ है, ज़ूलॉजी में। अगर कोई किसी एनिमल के बारे में स्टडी करना चाहता है या किसी एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है तो वो ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेगा, जिसमें हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में और एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में हम किस ब्रांच किस डिवीजन में पढ़ते हैं, बायोलॉजी ज़ूलॉजी में। बॉटनी, बॉटनी क्या है, अगर कोई प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है, सो द वर्ड बॉटनी इज derived from a Greek language ब्यूटेन मीनिंग प्लांट्स एंड लोगोस मीन स्टडी और नॉलेज। इट इज़ विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो वो बॉटनी का बुक जो है वो उठाएगा, और अगर कोई प्लांट के बारे में फर्दर मज़ीद स्टडी करना चाहता है तो वो बॉटनी, जो लोग बॉटनी पढ़ते हैं वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, जिसके बैक्टीरिया है विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम देखते हैं तो उन्हें हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 मेन डिविजन्स है। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिर नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मॉडर्न बायोलॉजी डील विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. अच्छा, अब बायो के बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और हर एक ब्रांच में किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, फंक्शन, और दूसरे डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ब्रांच जो है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन्स फॉर्म and logos means discourse, the study of external form and structure of organism। यानी किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल फॉर्म को या उसके स्ट्रक्चर को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, सो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में वो सारे एनिमल्स की एक्सटर्नल फॉर्म या उसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। सेकेंड नंबर ब्रांच है एनाटॉमी। सो एनाटॉमी किसी भी प्लांट्स या किसी भी एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल पार्ट्स को, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करना हो बाय कटिंग देम ओपन, यानी अगर इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कट कर ले, ओपन कर ले, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करना चाहते हैं, सो हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में। थर्ड है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मीन्स एज वर्ड इंडिकेट, सेल यानी सेल की अगर स्टडी हमने करनी हो या सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेलिज हैं उसकी स्टडी करनी हो तो उसको हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के ब्रांच में। 4 है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स टिश्यूज़ या एनिमल्स की टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी। 5 है फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी मीन्स दैट द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शन के बारे में स्टडी करना हो तो उसको हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। 6 है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी इज द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर कोई स्पेसिफिक नाम देना हो या उसकी ग्रुपिंग करनी हो या उसके प्रिंसिपल और रूल्स पढ़ने हो तो उसको हम स्टडी करते हैं टेक्सोनमी में। 7 नंबर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स जीन्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं या जो हेरिडिटी या जो जीन्स की ट्रांसफरिंग होती हैं या जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिजीज़, वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच में, जेनेटिक्स में। 8 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट या फॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। 9 है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंट के बारे में द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। 10 नंबर है पैलियोंटोलॉजी। सो पैलियोंटोलॉजी एंशिएंट द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फोसिल्स, यानी हम किसी एंशिएंट ऑर्गेनिज्म या किसी एंशिएंट ऑर्गेनिज्म या किसी बहुत ज़्यादा किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जो जिसकी एक्सटिंक्शन हुई हो या जो अब ना हो और उसकी फोसिल्स के थ्रू हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म का एज फाइंड करना हो सो हम उसकी हिस्ट्री, फोसिल्स की हिस्ट्री से हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो उसको हम कैसे किस में स्टडी करते हैं, पैलियोंटोलॉजी में। 11 नंबर है बायोटेक्नोलॉजी। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर manipulation of gene to bring the changes in structure, location of genes to achieve desirable characters is called biotechnology। सो वो सारी टेक्निक्स जिसको हम वो सारी टेक्निक्स जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए या जीन्स को लोकेट करने के लिए टू अचीव डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स
को यानी किसी कोई डिज़ायरेबल प्रोडक्ट अचीव करने के लिए हम उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कर ले या किसी जीन्स को उसमें लोकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जितने टेक्निक्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द गुड प्रोडक्ट, सो उसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का की ब्रांच जो है उसको हम स्टडी करते हैं। 12 नंबर है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी मीन्स द बिहेवियर, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर मीन्स के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं रहता हो, सो वो इंट्रैक्शन करेगा दूसरे बिटवीन दमसेल्व्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो इंट्रैक्शन है, जो एसोसिएशन है, सोशल बिहेवियर है, उसको हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। 13 नंबर है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। इसके बाद 14 नंबर है फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स के बारे में, एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में, यानी ड्रग्स की स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। 15 नंबर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल या ऑर्गेनिल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सो उनको बारे में स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। सो ये सारी 15 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। हर एक ब्रांच की डिफिनीशन आ सकती हैं या हर एक ब्रांच की जो है ऐसी डिफिनीशन आएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से ब्रांच में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो फिर ये जो है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, दूसरे साइंसेज के साथ बायो का क्या रिलेशनशिप है या बायो जो है क्या रोल प्ले करता है दूसरे साइंस के दूसरे फील्ड्स में। Biology is a multi-dimensional subject and linked with other sciences. For example, the movement of animals follows the laws of motion in physics. Biology is considered as interdisciplinary science which is related with other sciences. Some of these are mentioned below. यानी बायो जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट भी है और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बायो जो है बायो में एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की मूवमेंट, यानी अगर कोई एनिमल कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो तब भी हम उसको फिजिक्स में पढ़ेंगे। अगर एनिमल्स मूव करेंगे सो फिर वहाँ पर वो फॉलो करेगा लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन जो है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। सो बायो इज कनेक्टेड विद ऑल subject of science, with all fields of science, so it is an interdisciplinary science. Biophysics क्या है? It is a branch of physics which in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life. Biophysics में क्या होता है कि इसमें से हम फिजिक्स के laws यूज़ करते हैं, इसके टेक्निक्स यूज़ करते हैं in order to explain the life के different processes को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि रेडियो फिजिक्स ब्रांच है where radioactive isotope are used to trace the translocation of different material within the organism, यानी कि ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मटेरियल की को हम अगर उसकी ट्रांसलोकेशन करनी हो, इसकी फाइंड आउट करना हो, उसको ट्रेस करना हो, तो हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है फिजिक्स की, जो रेडियो फिजिक्स जो ब्रांच है उसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जिसको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेस डिफरेंट मटेरियल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग also show some uses of radioactive isotope in determining the age of fossils. Uses of sound waves are ultrasound है, laser technology show relation of physics with biology. Biomathematics, biometry या biomathematics जो है the branch of mathematics in which collect data of living organism. maths को हम use करते हैं bio में in order to collect data of living organism. It play a very important role in research में हम maths के different functions को use करते हैं in order to find out the data, in order to collect data, in order to calculate data. So हम different maths के हम different functions जो है वो हम यहाँ पर use करते हैं। Biochemistry, it is a branch of biology which deal with the study of molecules which form living organism or cell and require authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecule and function of different molecule in the body of an organism. बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री में बायो में जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल करते हैं या डिफरेंट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो सारे रिएक्शन जो हैं वो हम केमिस्ट्री के डिफरेंट एलिमेंट्स या वो जो है वो यूज़ होते हैं, डिफरेंट केमिस्ट्री का डिफरेंट नॉलेज यूज़ होता है इन ऑर्डर टू स्टडी अ डिफरेंट रिएक्शन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोजोग्राफी, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन इन द वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड में जितने जियोग्राफिकल रीजन हैं और डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में डिफरेंट एनिमल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है. सो बायोजियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हॉट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं
जो कि कोल्ड रीजन्स में सर्वाइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सो इसी वजह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है इनटू डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में। Bioeconomics में it deals with the economically important organism involved in production. Meat production are calculated for cost value and profit value. अच्छा, बायोइकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेजम यानी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, यानी मीट की प्रोडक्शन, यानी एनिमल लिविंग ऑर्गेजम से जो हम मीट लेते हैं या जो हम मिल्क लेते हैं, सो फिर इसकी इकोनॉमिकली वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो हम इकोनॉमिकली एस्पेक्ट से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। एंड दे आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, यानी उसकी कॉस्ट और उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो है ये सारा सब कुछ जो है हम उसके कॉस्ट और प्रॉफिट को हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। कैरियर्स इन बायोलॉजी, the career of student is subject to obtain a degree. The students who have chosen the biology they can plan to adopt some as career in the following method. अच्छा, ये different method careers हैं, यानी वो स्टूडेंट्स जो बायो का फील्ड जो है वो चूज़ करते हैं बीएस के लिए या बैचलर के लिए, तो वो बायो जो है वो मास्टर के लिए वो बायो में मास्टर करते हैं। सो वो अपने लिए फ्यूचर में उनका क्या करियर होता है, यानी फ्यूचर में वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। सो ये मेडिसिन एंड सर्जरी में भी वो लोग जा सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, फार्मिंग में भी और एनिमल हस्बेंड्री में। जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट होता है तो वो ही फील्ड अचीव सेलेक्ट करते हैं फॉर देयर फ्यूचर करियर। मेडिसिन, अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो मेडिसिन डील विद जो मेडिसिन को के बारे में स्टडी करते हैं, तो मेडिसिन में वो क्या पढ़ते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड सर्जरी डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन, यानी ह्यूमन बॉडी में जितने डिजीज़ हैं या अफेक्टेड ऑर्गन हैं उसकी रिमूवल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके रिप्लेसमेंट के बारे में, उसके रिपेयर के बारे में, सर्जरी सारी स्टडी करते हैं, डायग्नोसिस किसी डिजीज़ की डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करते हैं और इसके ट्रीटमेंट। तो ये सब कुछ जो है वो मेडिसिन और सर्जरी में वही स्टूडेंट्स उसके बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो है दिस डील विद द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, वो क्रॉप्स के बारे में, वेराइटी ऑफ क्रॉप की प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री इट कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, पाकिस्तान जो है ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हॉर्टिकल्चर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। हॉर्टिकल्चर में ये भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है जिसमें इसके बारे में स्टडी करते हैं कि न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट की डेवलपमेंट कैसे करें एंड देयर प्रोडक्ट्स जो है इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करें कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो। फॉरेस्ट्री वाले जो है, फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड इन विच दे लिव देयर। बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में उनका सोर्स ऑफ हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट है। सो वो जो है वहाँ पर रहते हैं एंड फॉरेस्ट्री जो है, जो लोग फॉरेस्ट्री चूज़ करते हैं, सो वो स्टडी करते हैं अबाउट द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रेजर्वेट ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। ये फॉरेस्ट के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं तो वो कोशिश इनकी ये होती है कि वो न्यू फॉरेस्ट की डेवलपमेंट करें, क्योंकि फॉरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे और एनिमल्स के लिए ये एक हैबिटेट का रोल प्ले करते हैं। सो इसी वजह से फॉरेस्ट्री के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं वो जो है न्यू फॉरेस्ट की बारे में पढ़ते हैं कि न्यू फॉरेस्ट की फॉरेस्ट को जो है हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं और डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फार्मिंग में क्या है, फार्मिंग में इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स टेक प्लेस, यानी डिफरेंट फार्म्स की डेवलपमेंट होती है, सच एज फिश फार्म होता है, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म। न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल। न्यू वेराइटीज़, ये न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं डिफरेंट एनिमल्स की प्रोडक्शन के लिए, यानी एज ए सोर्स मीट की सोर्स के लिए एंड मिल्क के लिए, लेदर के लिए, वूल के लिए। Animal husbandry, this profession is part of agriculture science. It deal with the care and breeding of animals which are beneficial for man. एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, ये भी एक एग्रीकल्चर साइंस के एक पार्ट है जिसमें हम एनिमल्स की ब्रीडिंग, उसकी केयर के बारे में पढ़ते हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि अगर एनिमल्स की ब्रीडिंग अच्छी होगी, उसकी अच्छी केयर होगी, सो उससे हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो फिशरीज हैं। सो दिस प्रोफेशन डील विद इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिशरीज में हम क्या पढ़ते हैं, फिशरीज में फ़िश की क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा क्योंकि फिश जो है ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं,
It is very important and sensitive profession. It deals with the manipulation of gene to produce valuable chemical product such as insulin, growth hormone, interferon from bacteria as well as others. यानी अगर हम कोई गुड प्रोडक्ट अचीव करना चाहते हैं तो हम उसकी जीन्स में ऐसी मैनिपुलेशन कर लेते हैं ताकि उससे हमें जो एंड प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का हो, वेरिएबल हो, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि हमने इंसुलिन को डिस्कवर किया था, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन की थी, इंटरफेरॉन की फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर्स। सो ये थे डिफरेंट कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। सो ये कुरान एंड बायोलॉजी ये वाला जो टॉपिक है ये ज़्यादातर इससे कोई ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं आता क्योंकि इसमें से जिस आयत होते हैं और उसके तर्जुमा होता है। सो इससे एज सच कोई ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं आता। सो देन नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ Muslim scientists. The Muslim scientists have played great role in the development of biological science. They began experiment and observation from the first century of Hijra. Following are some detail about the important Muslim scientist. अच्छा, अब जैसे केमिस्ट्री में हमने डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, इसी तरह बायो में भी डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट रोल है। जैसे कि जाबिर बिन हयान की ये वाला डेट जो है 722 टू 817 AD, ये डेट भी आपको याद होना चाहिए। ही वॉज बोर्न इन ईरान, ईरान में उनकी जो है बर्थ हुई थी, ईरान में वो पैदा हुए थे। ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट ही हैज़ आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अल नबातात एंड अल हयावान और हिज टू फेमस बुक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये एमसीक्यू आ सकता है कि अल नबातात और अल हयावान ये किसकी बुक्स थी, किसने लिखी थी, या ऐसी बुक भी ऐसा भी आ सकता है कि अल नबातात हम कैसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम अल नबातात कहते हैं, एंड अल हयावान इसमें हम एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ईरान में पैदा हुए थे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक उनकी दो बुक्स हैं अल नबातात एंड अल हयावान। अब्दुल मलिक असमाई की ये वाला डेट जो है ये आपको याद होना चाहिए। ही वॉज ग्रेटेस्ट जोलॉजिस्ट एंड रोट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अल खेल अल इबील ऑन अल खेल ऑन हॉर्स, यानी अरबी में अल खेल हम हॉर्स को कहते हैं, हॉर्स के बारे में उन्होंने इस बुक में इंफॉर्मेशन दी थी। एंड अल इबील ऑन कैमल, और अल इबील यानी कैमल्स के बारे, इस बुक में कैमल्स के बारे में उन्होंने नॉलेज जो है वो इस बुक में उन्होंने कैमल के बारे में डिस्कस किया था। एंड अल अलशात ऑन शीप के बारे में, अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, एंड खलकुल इंसान ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन। सो इनके बहुत ज़्यादा बुक्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा, ये एक जियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ये सारी बुक्स लिखी, अल खेल अल इबील अल शात अल वहूश एंड अल खलकुल इंसान। सो 1 2 3 4 5 बुक्स इन्होंने लिखी थी। ये भी आ सकता है कि इन्होंने कितनी बुक्स लिखी थी। सो टोटल जो है इन्होंने 5 बुक्स लिखी थी, और 5 बुक्स के मतलब बुक के नेम भी आ सकते हैं कि अल वहूश का मतलब क्या है, या खलकुल इंसान का मतलब क्या है, या अल इबील का, अल खेल का। सो ये सारी बुक्स किसने लिखी थी? अब्दुल मलिक असमाई ने। थर्ड वन है बुलिसिना का ये डेट आपको याद होना चाहिए। ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है MCQs। ही इज कॉल्ड एज एविसिना इन द वेस्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट में उन्हें एविसिना के नाम से जाना जाता। ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, TB के बारे में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, मेनिंगाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस। ही आल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में भी उन्होंने काम किया है, एस्ट्रोनॉमी में भी, फिजिक्स में भी, पैलियोंटोलॉजी में भी एंड म्यूजिक्स में भी। ही रोट बुक्स लाइक अल कानून एंड फिल तिब अल शफा। तो इन्होंने ये दो बुक्स अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा, इन्होंने ये दो बुक्स जो हैं भी लिखी हैं। सो बुलिसिना की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक पॉइंट ये है कि इन्हें मेडिसिन फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड दे आर कॉल्ड इन द वेस्ट एविसिना। इसके अलावा इन्होंने TB, मेनिंगाइटिस और इन्फ्लेमेशन के बारे में की डिजीज़ जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, और इन्होंने दो बुक्स लिखे हैं, अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा। सो ये बुक्स जो हैं इन्होंने लिखी हैं। सो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप इस ग्राफ को भी चेक कर लो, सो इस ग्राफ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर लेवल जो है वो कैसे होता है, यानी किस लेवल से पास होकर बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है। सो स्टेप बाय स्टेप आप अगर इस डायग्राम को देख लो तो इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स प्रोसीड होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेप। Level of organization. The level of organization in living world are based on chemical foundation. All the living organisms are made up of cells, and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life.
दीज लेवल आर एज फॉलो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग वर्ल्ड में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती हैं केमिकल फाउंडेशन के पर बेस करती हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हैं सेल से। एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज द फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो लाइफ का फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेस है, क्योंकि जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं तो सेल के प्रोटोप्लाज्म में वो सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिस पर पूरे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करती हैं। फर्स्ट जो लेवल है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, सारे मैटर जो हैं वो एलिमेंट से बने हैं। विच इज़ कम्पोज ऑफ एटम, और एलिमेंट फर्दर बना है एटम से, नॉट फ्रॉम कट। अच्छा, ए मीन्स नॉट, फॉर मीन्स कट। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, हर एक एटम जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, सच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो मैटर है ये बना है एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से, और एलिमेंट्स बने हैं एटम से, और एलिमेंट एटम्स में है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इसमें ये सारी बातें की गई हैं। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ elements, and among these 16 elements are called as bioelements, which are vital for life. Only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic element of life. नेचर में हमारे पास मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट जो है वो उसे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में कि बायो एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं, या टोटल बायो एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं। तो 16 जो है ये 16 बायो एलिमेंट्स हैं, और जिसमें से 6 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इन्हों हम ये है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो टोटल जो है वो 16 बायो एलिमेंट्स है, जिसमें से 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, एटम्स की कम्बिनेशन से, जैसे कि यहाँ पर एटम से बना है मॉलिक्यूल्स, यानी ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन एलिमेंट, देन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन होकर O2 बनाते हैं, डाइऑक्साइड। These organic molecule of cell are called as biomolecule. इन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। These are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecule and macromolecule. इन्हें हम माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन हुई होती है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल है, वेरियस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड जो है ये मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज मोलिक्यूल को हम कहते हैं मैक्रो, और स्मॉल मोलिक्यूल्स को हम कहते हैं माइक्रो। द यूनिट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो। माइक्रोमोलिक्यूल जो है when many macromolecule they combine they form macromolecule। जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, सो अमाइनो एसिड कंबाइन होके ये बनाते हैं प्रोटीन्स। जैसे कि ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज कंबाइन होके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा अगर हमारे पास फैटी एसिड हैं, सो ये बनाते हैं लिपिड। सो ये सारे जो है ये जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल हैं, और ये सारे जो हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं। सो माइक्रोमोलिक्यूल कंबाइन दे फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल, स्मॉल मोलिक्यूल कंबाइन दे फॉर्म लार्ज मोलिक्यूल। फिर जो थर्ड नंबर है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बायोमोलिक्यूल व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अगर ये बायोमोलिक्यूल्स, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो है ये अगर सस्पेंशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों, एक साथ इकट्ठे हों, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज ए कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक लिविंग सब्सटेंस है सेल का। प्रोटो मीन्स फ्लूइड एंड प्लाज्म मीन्स सब्सटेंस, जो है जिसमें कम्बिनेशन हुई होती है, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट दिस केस कॉल्ड अ सेल। अगर प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट के फॉर्म में काम करे तो उन्हें हम कहते हैं सेल। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय सिमिलर type of cell organized together in a group called tissue. The different types of tissue arranged in a particular manner to work together are called organs. Organs of different type work in a coordinated method to form a organ system, और organ system अगर different organ system जो है वो coordinated में काम करे as a unit, उन्हें हम कहते हैं multicellular organization. Cellular level of organization कैसे हुई है, अगर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म जो है ये एक यूनिट के तौर पर काम करें, उन्हें हम कहते हैं सेल। सेल अगर बहुत ज़्यादा सेल कंबाइन होकर एक यूनिट के फॉर्म में काम करें, उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू अगर कंबाइन होकर यूनिट के फॉर्म में काम करें, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक प्रॉपर चेन है, एक प्रॉपर
स्टेप बाय स्टेप जो है इसे हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है टेक्सोनोमिक लेवल। देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्पीशीज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी टेक्सोनोमी या ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट जो है इसकी लेवल है। स्पीशी जो है ये इसका फर्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि यहाँ सेलुलर लेवल में सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इसी तरह टेक्सोनोमिक लेवल में टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग ऑर्डर वाइज जो है ये इसकी अरेंजमेंट हुई होती है। स्पीशी स्मॉलेस्ट यूनिट है टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो कि विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजी के सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जो कि इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। 5 नंबर है पॉपुलेशन लेवल। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम किसे कहते हैं? अगर स्पीशी के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो अगर एक साथ एक स्पेसिफिक हैबिटेट में एक साथ रह रहे हों, उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री, अगर बहुत ज़्यादा पैरट्स जो हों वो एक ट्री में रहते हों तो उन्हें कहते हैं पैरट पॉपुलेशन। कम्युनिटी लेवल क्या है? द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। अगर डिफरेंट स्पीशी एक स्पेसिफिक हैबिटेट में एक साथ रहते हों उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन द ट्री इज कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी। पॉपुलेशन कम्युनिटी में क्या है कि पॉपुलेशन में सेम स्पीशी होनी चाहिए, यानी स्पीशी के एक सेम मेंबर्स, एंड यहाँ पर डिफरेंट स्पीशी अगर एक साथ रहते हो तो उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी। यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स अगर एक ट्री में रहते हो तो उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी। इकोलॉजिकल सिस्टम, कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। कम्युनिटीज़ जो हैं वो सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर भी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि इन अ रेसिप्रोकल इंट्रैक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे कि ऑक्सीजन फॉर respiration is obtained from environment and in turn give out carbon dioxide. This interaction is called ecosystem and ecological system. बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब लाइफ का अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो तो उन्हें हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें डिफरेंट इकोसिस्टम जो है वो इंक्लूडेड है। सो यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, या तो पॉपुलेशन की डिफिनीशन गिवन होती है, वो ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, या कम्युनिटी की डिफिनीशन होती है, या इकोलॉजिकल सिस्टम की। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है ऐसे टाइप के एमसीक्यूज जो हैं वो इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। दे डाइजेस्ट। यूनिसेलुलर में वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक सेल एग्जिस्ट करता हो, यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म की कॉम्पोजिशन में सिर्फ जस्ट एक सिंगल हो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसी मॉडिफिकेशन हुई होती है कि वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं जो लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं। दे डाइजेस्ट द फूड, फूड को भी डाइजेस्ट खुद कर सकते हैं। वो एक ही सेल वो फूड की डाइजेशन भी करता है, वो रिस्पायरेशन भी करता है, वो एक्सक्रीशन भी करता है, वो मूवमेंट भी करता है ऑन द सेलुलर बेस बाय सिंपल मैथड। बैक्टीरिया जो है, अमीबा जो है, पेरमीशियम है, यूग्लिना, ये सारे एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि क्या यूग्लिना जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, या पेरमीशियम जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। सो इससे डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कॉलोनीज के फॉर्म में अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हो तो उन्हें हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अगर कॉलोनीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो लेकिन उन्हें डिवीजन ऑफ लेबर ना हो, यानी अगर उनमें डिवीजन ऑफ लेबर ना हो, उन्हें हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव इट्स ओन लाइफ। They are not depend on each other and never form any multicellular structure. Volvox जो है ये एक ग्रीन एल्जी है, ये एक कॉलोनियल फॉर्म है। वॉलवॉक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में आता है। एग्जाम्पल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। इसके अलावा जैसे कि ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ जो है वो खुद रह रहे होते हैं। दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर एंड नेवर फॉर्म एनी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। कॉलोनियल में हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद रहता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, किसी चीज़ के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, और ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते। ये जस्ट कॉलोनीज़ में होते हैं, जैसे कि ऐसे डिफरेंट यूनिसेलुलर जो है वो कंबाइन होकर कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। वॉलवॉक्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है। वॉलवॉक्स ये एमसीक्यू मैक्सिमम जो है इससे कई बार आ सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं इसके कि वॉलवॉक्स जो है ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे एमसीक्यूज आ सकता है। एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आज के इस क्लास में जो है हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन तक जो है हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मस्टर्ड प्लांट है या नेक्स्ट जो जितने रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप साथ साथ में हमें कमेंट सेक्शन में बताते जाएं कि क्या हमने जो ये टेक्स्ट बुक स्टार्ट किया है सो ये इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। हम जो है कोशिश करेंगे कि आपके एसएससी टेस्ट से पहले पहले हम मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हम कवर अप कर लें। नेक्स्ट पेज जो है वो हम नेक्स्ट 11 to 20 जो है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।